कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस में। मेरा नाम है पुखराज पुरोहित और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ लेखांकन की प्रक्रिया, लेखांकन की प्रणालियाँ और लेखांकन के आधार। क्या होती है लेखांकन की प्रक्रिया? पहला चरण कौन सा होता है, दूसरा चरण कौन सा होता है, तीसरा चरण कौन सा होता है? क्या होती है लेखांकन की प्रणालियाँ? भारत में कौन सी लेखांकन प्रणाली प्रचलन में है? क्या होते हैं लेखांकन के आधार? लेखांकन करते समय कौन से आधार को प्रयोग में लिया जाता है? तो आज आपके सामने इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो क्लास 11 अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स से तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी साबित होगा। तो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें ताकि इन सभी अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिल सके। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करते हैं। लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। आज हम दूसरे भाग में सीखने वाले हैं लेखांकन की प्रक्रिया, अकाउंटिंग प्रोसेस, लेखांकन की प्रणालियाँ, अकाउंटिंग सिस्टम और लेखांकन के आधार, अकाउंटिंग बेसिस। आइए विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लेखांकन प्रक्रिया, अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में। क्या होती है लेखांकन की प्रक्रिया? लेखांकन की प्रक्रिया का आशय है जब हम कोई भी लेखा करते हैं तो उसके लिए हम कौन सा प्रोसेस अपनाते हैं, हमारा लेखा करने का तरीका क्या होगा, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसी प्रक्रिया में सबसे पहला चरण पहचान का आता है, आइडेंटिफिकेशन। पहचान में सर्वप्रथम स्रोत प्रलेखों के माध्यम से लेन देनों की पहचान की जाती है जिन्हें लेन देन के समय तैयार किया जाता है। अर्थात जब भी कोई लेन देन होता है तो हम उस समय एक स्रोत प्रलेख तैयार करते हैं। अब ये स्रोत प्रलेख क्या होता है? स्रोत प्रलेख का मतलब है कि एक ऐसा प्रलेख या प्रपत्र जो उस लेन देन या व्यवहार को सर्टिफाइड करता है, प्रमाणित करता है कि हाँ वास्तव में ये लेन देन हुआ है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रपत्र जो किसी लेन देन की सबूत का कार्य करता है, जिससे ये सत्यापित हो जाता है, सर्टिफाइड हो जाता है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुआ है। जैसे हम यदि उधार माल खरीदते हैं तो इसके लिए हम दुकानदार से बिल लेते हैं। यदि हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं तो इसके लिए जमा की पर्ची लेते हैं। यदि हम किसी व्यक्ति को पेमेंट करते हैं तो चेक से पेमेंट करेंगे तो चेक काट के देते हैं। तो ये सारी चीज़ें स्रोत प्रलेख मानी जाती हैं और इसी स्रोत प्रलेख से हम उस लेन देन की पहचान करते हैं कि ये लेन देन कैसा है। उधार लेन देन है, पैसा जमा करवाने का है या पैसा प्राप्त करने का है, जो भी लेन देन होगा हम उस लेन देन की उससे पहचान करते हैं। अगला चरण आता है प्रविष्टीकरण, रिकॉर्डिंग। लेन देन के पहचान के पश्चात इनकी प्रारंभिक लेखन की पुस्तकों में प्रविष्टि की जाती है और यह प्रविष्टि रोजनामचा या सहायक बही में की जाती है। अर्थात हमने जो पहले पहचान कर ली कि ये लेन देन कैसा है, अब उसके बाद में बारी आती है उसकी एंट्री करने की, प्रविष्टि करने की। और ये एंट्री रोजनामचा या सहायक बही में किया जाता है। अब यहाँ पर रोजनामचा क्या होता है, सहायक बही क्या होती है? रोजनामचे का आशय है जर्नल, जिसमें हम एक एक लेन देन की तिथिवार, डेट वाइज एंट्री करते हैं। और सहायक बही भी इसी का रूप है। लेकिन अगर व्यापार छोटा होता है तो ऐसी स्थिति में हम रोजनामचे को, जर्नल को प्रयोग में लेते हैं। और अगर हमारा व्यापार बड़ा है तो ऐसी स्थिति में हम एक एक एंट्री नहीं कर सकते। उसी के लिए हम रोजनामचे का ही एक शॉर्ट फॉर्म
रूप बना के रखा जाता है, जिसे हम कहते हैं सहायक बहियाँ। अर्थात जो रोजनामे में जितनी भी प्रविष्टियाँ होती हैं उनको अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। जैसे कि उधार लेन देन है तो उसकी एक सहायक बही बन जाएगी, रोकड़ी लेन देन है तो उसकी एक सहायक बही बन जाती है, या फिर किसी को भुगतान करना है तो उसके लिए रोकड़ बही बन जाती है। तो ये सारी की सारी सहायक बहियाँ कहलाती है। सहायक बहियाँ कुल 8 प्रकार की होती हैं, जिसके बारे में अपन अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो पहचान के पश्चात जब प्रविष्टिकरण होगा तो यह प्रविष्टिकरण या तो जर्नल में छोटे व्यापारियों की दशा में किया जाएगा, या फिर बड़ा व्यापार है तो सहायक बहियों में किया जाएगा। अगला चरण आता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण में एक समान प्रविष्टियों को एक स्थान पर लिखा जाता है। यह कार्य खाता बही में किया जाता है, जिसे हम खतौनी कहते हैं। खतौनी का अर्थ है लेजर पोस्टिंग करना। जैसे हम एक एक लेन देन की प्रविष्टि कर लेते हैं तो उनकी प्रविष्टि के पश्चात हम उनका खाता खोलते हैं और लेजर पोस्टिंग करते हैं। लेजर पोस्टिंग में एक समान लेन देन को एक जगह पर दर्शाया जाता है, जिससे हमें यह लाभ मिलता है कि हम उस समान लेन देन की सारी जानकारी एक जगह पर प्राप्त कर पाते हैं। जैसे राम का खाता है तो राम से संबंधित जितने भी लेन देन हुए हैं वो सारी की सारी लेजर पोस्टिंग राम के अकाउंट में हो जाती है, जिससे हमें राम के संबंध में सारी जानकारी एक जगह मिल जाती है। इसी को हम लेजर पोस्टिंग कहते हैं। अगला चरण आता है संक्षिप्तीकरण, समराइजिंग। इसमें खाता बही की सहायता से तलपट तैयार कर गणितात्मक शुद्धता की जांच करते हुए व्यापार व लाभानी खाता तथा स्थिति विवरण तैयार किया जाता है। संक्षिप्तीकरण का आशय है कि हम अंत में एक सूचना तैयार करते हैं, एक रिजल्ट तैयार करते हैं, जिससे हम ये देखते हैं कि व्यापार में लाभ हुआ, हानि हुई, व्यापार की आर्थिक स्थिति क्या है। इन सूचनाओं का उपयोग करते हैं सूचनाओं के उपयोगकर्ता, जिनके बारे में हमने पहले चर्चा कर ली है। अब बात आती है कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। तो जैसे हमने ऊपर बात की खतौनी की, तो खतौनी के पश्चात अगला काम होता है उन खातों की सहायता से एक तलपट तैयार करना, जिसे हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। उस तलपट में जितने भी खाते होते हैं उन सारे खातों का बैलेंस लिखा जाता है। और ये तलपट ट्रायल बैलेंस इसीलिए तैयार किया जाता है कि हमारी कोई मैथमेटिकल एरर ना हो, गणितात्मक अशुद्धि ना हो। इसकी जांच करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस तलपट तैयार करते हैं, और इनका जब तलपट बनाने पर इसका योग समान आता है तो इसका अर्थ होता है कि हमारा सारा हिसाब किताब, सारे लेन देन सही हैं। वैसे तलपट का योग मिल जाना इस बात का प्रमाण नहीं होता है कि हमारे लेन देन सारे सही हैं। हालांकि हम आगे अगले टॉपिक में तलपट के ऊपर एक विस्तार से चर्चा करेंगे, अगला टॉपिक लेंगे। लेकिन तलपट के योग का मिल जाना ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि हमने कोई गलती नहीं की है। लेकिन तलपट सामान्यतः मिल जाता है और उसका अर्थ है कि हमने सही लेजर पोस्टिंग कर ली है। और इसी तलपट की सहायता से हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट से हम ग्रॉस प्रॉफिट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम नेट प्रॉफिट ज्ञात करते हैं, और बैलेंस शीट से हम व्यापार की फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं, आर्थिक स्थिति का पता लगाते हैं। लेखांकन की प्रक्रिया का एक चार्ट है, पहचान करना, प्रविष्टिकरण, वर्गीकरण और संक्षिप्तीकरण। ध्यान रहे ये चार्ट फिक्स होता है, इनके जो स्टेप हैं वो फिक्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है पहचान करना, और उसके बाद ही होता है प्रविष्टिकरण, और उसके बाद होता है वर्गीकरण करना, और सबसे अंत में होता है संक्षिप्तीकरण करना। ये प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इनकी सीरीज़ पूछी जाती है कि लेखांकन प्रक्रिया का क्रम क्या होता है, तो उनका क्रम पहचान, प्रविष्टिकरण, वर्गीकरण और संक्षिप्तीकरण होता है। तो यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं लेखांकन की प्रणालियाँ, अकाउंटिंग सिस्टम्स। लेखांकन की कुल 3 प्रणालियाँ हैं, जिनके बारे में हमने पिछले टॉपिक में चर्चा की थी। एकल अंकन प्रणाली या एकहरी लेखा प्रणाली, दूसरी होती है दोहरी लेखा प्रणाली, और तीसरी होती है महाजनी बही खाता प्रणाली। एकल अंकन प्रणाली या एकहरी लेखा बही या इसको हम प्रणाली कहते हैं। जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर लेखा करने का हिसाब किसी एक खाते में ही होता है। अर्थात
ऐसी पद्धति जिसमें केवल एक ही खाता खोला जाता है एकल अंकन पद्धति कहलाती है। एकल अंकन में केवल एक ही खाता खोला जाता है, इसी वजह से इसका नाम भी एकल अंकन पद्धति रखा गया है, सिंगल एंट्री सिस्टम। अतः इसमें केवल एक व्यक्तिगत खाता ही खोला जाता है। सामान्यतः एकल अंकन प्रणाली सिंगल एंट्री सिस्टम, इसका प्रयोग छोटे व्यापारी करते हैं। इसके संबंध में कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है। लेखांकन कैसे किया जाए इसके संबंध में कोई प्रकार का रूल्स रेगुलेशन नहीं है। इस सिस्टम को छोटे व्यापारी जैसे सब्जी बेचने वाले, दूध बेचने वाले, पान बेचने वाले या फिर आइसक्रीम बेचने वाले, जिनका व्यापार बहुत छोटा होता है, ऐसे व्यापारी इसका प्रयोग करते हैं और उनके लेन देन अधिक नहीं होते हैं। इस वजह से वे लोग केवल एक ही खाता खोलते हैं, जो होता है व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। कुछ संस्थाएं व्यक्तिगत खाते के साथ साथ रोकड़ी व्यवहार का भी लिखा करते हैं, तो कुछ अन्य व्यक्तिगत पक्षों का भी हिसाब किताब रखते हैं। हम देखते हैं कि छोटे व्यापारों में बहुत सारे व्यापारी ऐसे भी होते हैं जो व्यक्तिगत खातों के साथ साथ अन्य व्यक्तियों का भी खाता खोलते हैं, रोकड़ी लेन देन का भी हिसाब रखते हैं। तो कई ऐसे व्यापारी भी हैं जो रोकड़ी लेन देन के साथ, व्यक्तिगत खातों के साथ अन्य खातों का भी हिसाब किताब रखते हैं। अर्थात इसमें कुछ परिस्थितियों में दोहरी लेखा पद्धति का पूर्ण पालन होता है, तो कहीं पर बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर व्यवसायी अपने हिसाब से लेखे रखते हैं, व्यवसायी अपने हिसाब से खाते बनाते हैं। कुछ व्यवसायी केवल एक ही खाता खोलते हैं, तो कुछ व्यवसायी दो खाते खोलते हैं, तो कुछ व्यवसायी दो से ज़्यादा खाता भी खोल देते हैं। लेकिन एक व्यवहार में जितने खाते बनने चाहिए, एकल अंकन प्रणाली में उतने सभी खाते नहीं बनाए जाते। व्यापारी अपनी सुविधानुसार खाते बनाते हैं और उनमें लेखा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई ट्रांजैक्शन की एंट्री दोहरी लेखा प्रणाली डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग पूरी हो जाती है, तो कई ट्रांजैक्शन की एंट्री डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग पूरी नहीं हो पाती। इसमें लेखा करने के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। यहाँ पर व्यापारी अपने सुविधा अनुसार कैसे भी लेखा कर सकता है, अर्थात व्यापारी अपनी सुविधा अनुसार खाते बनाता है। इस प्रकार यह व्यापारिक लेन देनों को लिखने के लिए अव्यवहारिक एवं अपूर्ण पद्धति है। ये पद्धति एक अपूर्ण पद्धति है, क्योंकि यहाँ पर खाते पूर्ण नहीं होते हैं, इसलिए इसको अपूर्ण पद्धति भी कहा जाता है। और ये अव्यवहारिक है क्योंकि इनकी जांच नहीं होती है, इनकी ऑडिट नहीं होती है। इसमें शुद्धता की जांच करने के लिए तलपट नहीं बनाया जाता है। क्यों नहीं बनाया जाता? क्योंकि यहाँ पर खाते भी पूरे नहीं होते हैं। जब खाते पूरे नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में हम तलपट भी नहीं बना सकते। वह लाभ हानि का अनुमान ही लगाया जाता है। मतलब हम जब खाते पूरे नहीं बनाएंगे तो ऐसी स्थिति में जो भी प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होगा, ज्ञात होगा, वो केवल अनुमानित होगा। वास्तविक लाभ या हानि की गणना यहाँ पर नहीं हो पाएगी। अगला आता है द्विअंकन प्रणाली, दोहरी लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम, जिसके लिए विशेष रूप से कानून बना हुआ है, रूल्स बने हुए हैं, सिद्धांत बने हुए हैं, जिनके बारे में अपन ने पिछले टॉपिक में चर्चा की है, जिसे हम दोहरी लेखा प्रणाली या डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। भारत में लेखांकन करने के लिए द्विअंकन लेखा प्रणाली मान्य है और इसी आधार पर खातों की ऑडिट भी होती है। यह पद्धति द्विपक्षीय संकल्पना पर आधारित है। जो हमने लेखांकन के सिद्धांतों में पढ़ा था, द्विपक्षीय संकल्पना, तो उसी संकल्पना के आधार पर इसमें लेखा किया जाता है। इसमें प्रत्येक व्यवहार का लेखा दो पक्षों में किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो कम से कम दो पक्षों के बीच में होता है। कभी भी एक व्यक्ति अकेला कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। इसलिए जो भी लेन देन होगा तो वो कम से कम दो पक्षों के बीच में होता है और इसी आधार पर दो खाते स्वतः बनते हैं और दोनों का हिसाब रखा जाता है। इसीलिए इसे दोहरी लेखा प्रणाली भी कहते हैं। यह एक पूर्ण प्रणाली है क्योंकि इसमें सारे खाते बनाए जाते हैं। इसमें कपट व व्यापार की संपत्तियों का
दुरुपयोग होने की संभावना कम होती है। दोहरी लेखा प्रणाली में सारे लेन देनों का हिसाब रखा जाता है, इसलिए यहाँ पर कपट होने की संभावना या फिर व्यापार की संपत्तियों का दुरुपयोग होने की संभावना नहीं के बराबर होती है। इस पद्धति के निश्चित नियम व सिद्धांत होते हैं जिनके आधार पर इनके लेखा किया जाता है। इस पद्धति में अशुद्धि की जांच करने के लिए तलपट बनाया जाता है। एकल अंकन में तलपट नहीं बनाई जाती क्योंकि वहाँ पर पूर्ण खाते नहीं बनते हैं, जबकि दोहरी लेखा प्रणाली में हम खातों की मैथमेटिकल एरर को जांच करने के लिए तलपट बनाते हैं, जो कि खतौने के बाद में बनाया जाता है। इस पद्धति में अशुद्धि की जांच के लिए तलपट बनाया जाता है और पद्धति में बनाए गए लेखे न्यायालय में प्रमाण स्वरूप मान्य भी होते हैं, क्योंकि दोहरी लेखा प्रणाली में लेखा करने के लिए निश्चित नियम होते हैं, निश्चित कानून हैं, उनके निश्चित सिद्धांत होते हैं। तो इस आधार पर जो भी लेन देन किया जाता है, जो भी लेखा किया जाता है, वो सारे के सारे लेखे, सारे के सारे अकाउंट्स, सारी हिस्ट्री न्यायालय में मान्य होती है, जिसके आधार पर हम वाद विवाद भी कर सकते हैं। अंत में आती है भारतीय बही खाता प्रणाली, महाजनी बही खाता प्रणाली। यह पद्धति हमारे देश में हजारों वर्षों से प्रचलन में है। इसका उद्गम भारत में हुआ। इसे भारतीय बही खाता प्रणाली भी कहते हैं, महाजनी बही खाता प्रणाली भी कहा जाता है। इसका उद्गम भी भारत में ही हुआ है। यह विश्व की प्राचीनतम पद्धतियों में से एक है। इस पद्धति में हिसाब किताब लंबी मुड़ी हुई लाल एवं सलदार बहियों में हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आज भी बहुत सारे व्यापारी अपना हिसाब किताब भारतीय बही खाता प्रणाली के आधार पर रखते हैं, जिसमें लाल कलर की एक सलवटें वाली पोथी होती है, जिसमें हम पीले कलर के पन्ने होते हैं जहाँ पर लेखा किया जाता है। और इसका प्रयोग कई समय से हो रहा है, लेकिन आज के समय में जब व्यापार की ऑडिट करवाई जाती है तो उसके लिए हमें दोहरी लेखा प्रणाली या द्विअंकन प्रणाली के आधार पर लेखा करना पड़ता है। यह विधि पूर्ण वैज्ञानिक है तथा द्विपक्षीय संकल्पना पर आधारित है। यहाँ पर भी लेखा द्विपक्षीय संकल्पना के आधार पर किया जाता है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलन में दोहरी लेखा प्रणाली है। इसलिए जो व्यापारी महाजनी बही खाता प्रणाली से लेखा रखते हैं उन्हें भी दोहरी लेखा प्रणाली या द्विअंकन प्रणाली के आधार पर हिसाब किताब रखना पड़ता है। हमारे देश में छोटे एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारी अपना हिसाब किताब रखने के लिए इस पद्धति को ही अपना रहे हैं। आज भी हमारे देश में चाहे छोटे व्यापारी हैं चाहे मध्यम श्रेणी के व्यापारी हैं, हालांकि उन्हें अंत में दोहरी लेखा प्रणाली के आधार पर खातों को बनाना पड़ता है, लेकिन वो अपने हिसाब से जब लेखा करते हैं तो वो भारतीय बही खाता प्रणाली के आधार पर लेखा करते हैं। अब अंत में आता है लेखांकन के आधार, अकाउंटिंग बेसिस। सामान्यतः लेखांकन के दो आधार होते हैं, एक होता है रोकड़ आधार और दूसरा होता है उपार्जन आधार। जैसा कि यहाँ पर नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि रोकड़ आधार में रोकड़ी लेन देनों का लेखा किया जाता है और उपार्जन में इसका अपोजिट होगा कि वहाँ पर उधार का भी लेखा किया जाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले रोकड़ आधार पर कैश बेसिस। इस पद्धति में आय और व्यय को तभी आय और व्यय माना जाता है जब वे नकद में हो, अर्थात हमने कोई भी पैसा कमाया है, आय अर्जित की है, तो हम उसे आय तभी मानेंगे जब हमने उसको कैश में या रोकड़ में प्राप्त किया है, तभी उसका लेखा किया जाता है। हम किसी खर्च को तभी खर्च मानते हैं जब हमने उसके लिए रोकड़ में भुगतान किया है, पेमेंट किया है, तभी हम उसका लेखा करते हैं। व्यावसायिक जीवन काल लंबा होता है, व्यापार बहुत लंबा समय तक चलता रहता है, क्योंकि कोई भी व्यापारी व्यापार स्थापित करता है तो वो यही सोच के करता है कि हमारा व्यापार कंटिन्यू चलता रहेगा, तथा आय या व्यय कई बार परिस्थितियां या शर्तों के अनुसार चालू वर्ष की अवधि से अधिक अवधि का प्राप्त या भुगतान किया जाता है। अर्थात कई बार ऐसी स्थितियां बनती है कि हमें आय के रूप में जो राशि प्राप्त होगी वो चालू वर्ष से संबंधित तो होती है, साथ में अगले साल के लिए एडवांस भी मिल जाती है।
कई बार ऐसी स्थितियाँ बनती है कि हम खर्चों का पेमेंट करते हैं तो वो करंट ईयर का तो पेमेंट कर ही रहे हैं, साथ में हम नेक्स्ट ईयर का भी एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में रोकड़ आधार पर लेखा करना उपयोगी नहीं होता है। उनका लेखा करने से व्यवसाय में भ्रामक स्थिति बन जाती है। हम उनका इंतज़ार नहीं कर सकते कि जब नकद में भुगतान होगा तभी लेखा किया जाएगा। हमने ये भी नहीं कह सकते कि एडवांस पैसा आ गया है तो हम उसको मना कर देते हैं कि नहीं, इस साल का जितना बनता है हम उतना ही लेंगे। ऐसी स्थिति व्यापार में नहीं हो सकती और ऐसी स्थितियों को देखते हुए इस पद्धति को लेखांकन में प्रयोग नहीं लिया जाता। इसलिए इस आधार पर उपयुक्त नहीं माना जा सकता है कि इस पद्धति से लेखा किया जाए, क्योंकि इस पद्धति से जब हम लेखा करेंगे तो हमारे सामने कई परेशानियां आएंगी। उन सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जो भुगतान अगले साल का है या जो आय अगले साल की है, हमने एडवांस ले ली है या हमने एडवांस पेमेंट कर दिया है, तो उनका लेखा हम इस पद्धति के आधार पर नहीं कर सकते हैं। और दूसरा आधार है उपार्जन आधार, एक्रूअल बेसिस। इस पद्धति में आयगत आय, आयगत व्यय का लेखा नकद भुगतान या प्राप्ति की अपेक्षा उनके उपार्जन होने वाले वर्ष में किया जाना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी आधार पर लेखा किया जाता है कि कोई भी आय या कोई भी व्यय, उसका लेखा उस समय किया जाता है जब हमने उसको उपार्जित कर लिया है या अर्जित कर लिया है या हमने कमा लिया है। जिस वर्ष में हमने उसको अर्जित कर लिया है उसी वर्ष में हम उसका लेखा कर लेते हैं, भले ही उसके संबंध में हमें पैसा प्राप्त हुआ हो या नहीं, भले ही हमने उसके संबंध में भुगतान किया हो या नहीं। अगर हमने कोई खर्च कर लिया है और उसका लाभ हमने ले लिया है तो ऐसी स्थिति में हम उसका लेखा कर देते हैं, चाहे हमने उसका भुगतान नहीं किया हो। यह व्यवसाय में लाभ हानि की गणना के लिए सर्वश्रेष्ठ आधार है। इसी के आधार पर हम एक वर्ष के लाभ या हानि की गणना आसानी से कर सकते हैं। इसके आधार पर बकाया खर्चे, पूर्वदत्त व्यय अर्थात एडवांस पेमेंट, अर्जित आय अर्थात बकाया आय या अनुपार्जित आय अर्थात एडवांस रिसीव्ड इनकम को समायोजित कर चालू वर्ष की वास्तविक आय और व्यय को ही लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है। क्योंकि हम एडवांस में पैसा ले लेते हैं या एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, लेकिन इस एक्रूअल बेसिस उपार्जन आधार पर लेखा करने पर हम इन सब का समायोजन कर लेते हैं। जिनका संबंध अगले वर्ष से होता है तो हम उसको समायोजित कर लेते हैं, जिससे हमारे सामने सारे आंकड़े चालू वर्ष के आ जाते हैं और उस आधार पर हम केवल चालू वर्ष का लाभ या हानि आसानी से ज्ञात कर पाते हैं। आशा करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिल सके। और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि जब भी मैं कॉमर्स से रिलेटिव नई वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास में उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।